Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, आज 3 वीडियो आपके आने वाले हैं, जिसमें ये फर्स्ट वीडियो है। हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 35 लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है दोनों लेवल के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको व्याकरण के क्वेश्चन और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे मित्रों। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके है, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों ना जाना पड़े। इस वाक्य का काल है अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्व भूतकाल और सामान्य भूतकाल। तो साथियों, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े। तो साथियों, ये भूतकाल में तो होगा नहीं, क्योंकि क्यों न जाना पड़े मतलब अभी की बात की जा रही है ये। तो साथियों, यहाँ पर ये भूतकाल वाला तो हट गया। अब यहाँ पर अगर कार्य वर्तमान में चल रहा है तो अपूर्ण में आएगा, और नहीं चल रहा है तो सामान्य में आएगा। यहाँ पर तो ये वर्तमान में नहीं चल रहा है, मतलब अभी प्रगति पर नहीं है, नहीं क्यों ना जाना पड़े। तो साथियों, यहाँ पर वर्तमान में तो है लेकिन अभी कार्य जारी नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल न होकर के सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सेकंड विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। निम्न में से किस शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विकास, विदेशी, विभिन्न और विज्ञान। तो मित्रों, विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान शब्द में मूल रूप से वि उपसर्ग लगा हुआ है, और इसमें ज्ञान शब्द है, ज्ञान में वि उपसर्ग लगा हुआ है। विभिन्न शब्द की बात करें तो इसमें भी वि उपसर्ग लगा हुआ है, और मूल शब्द है इसमें भिन्न। कौन सा है? भिन्न है मित्रों। विदेशी में मूल शब्द है देशी, और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है वी। तो साथियों, चौथा, तीसरा, दूसरा, इसमें तो वी उपसर्ग लगे हैं, लेकिन वी प्लस कास, कास शब्द का हिंदी में कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है साथियों। अतः हम यहाँ पर पहला विकल्प सही करेंगे, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। राजस्थानी भाषा में चरित्र शब्द के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। चरित बड़ी की मात्रा, चरित छोटी की मात्रा, चारित और चरु। तो साथियों, चरित्र को राजस्थानी भाषा में चरित कहा जाता है, लेकिन चरित में छोटी ई की मात्रा लगेगी, न कि बड़ी ई की। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन मित्रों, किसी वाद का विरोध करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विवाद, संवाद, अपवाद और प्रतिवाद। तो साथियों, किसी वाद का विरोध यदि करते हो तो आप उसको अपवाद थोड़ी करते हो, मतलब कहीं पर कोई वाद चल रहा है, उसका यदि विरोध किया जाए तो उसको अपवाद नहीं कहा जाएगा, ना ही उसको संवाद कहा जाएगा, उसको ना ही विवाद कहा जाएगा, बल्कि उसको प्रतिवाद कहा जाएगा। वाद का विरोध करना प्रतिवाद कहलाता है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही है चौथे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। निम्न में से संधि शब्द है विज्ञान, भयंकर, अनुचित और प्रबल। तो मित्रों, बात करें विज्ञान शब्द की तो इसमें वि उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है साथियों। अब यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया जाता है तो शब्द बनता है विज्ञान, तो ये संधि नहीं होगी, ठीक है, ये संयोग हो रहा है। प्रबल में प्र उपसर्ग है और यहाँ पर मूल शब्द है बल, दोनों को मिला दिया तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, शब्द बन रहा है प्रबल। यहाँ पर भी उपसर्ग लग रहा है, संधि नहीं हो रहा है। अनुचित, अनुचित में भी साथियों संधि नहीं है, अन प्लस उचित बराबर शब्द बन जाएगा अनुचित। ये इस प्रकार से अन प्लस उचित बराबर शब्द क्या बनेगा? अनुचित। तो इसमें भी कोई भी यहाँ पर संधि नहीं है, लेकिन भयंकर, भयंकर का संधि विच्छेद होगा, भयम प्लस कर। तो साथियों शब्द बनेगा भयंकर। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। किसका उदाहरण है?
व्यंजन संधि का। विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है ईमानदारी, समाज, बुद्धि और इच्छा। तो इच्छा अच्छी होती है स्त्रीलिंग, बुद्धि अच्छी होती है स्त्रीलिंग, समाज अच्छी होती है, नहीं समाज अच्छा होता है, अच्छा होते ही पुल्लिंग। तो साथियों पुल्लिंग पूछा है, ईमानदारी वापस अच्छी होती है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पहला, तीसरा, चौथा तो स्त्रीलिंग है और समाज शब्द एक पुल्लिंग शब्द है मित्रों। दूसरा विकल्प छठे क्वेश्चन में राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? श्लाघनीय, अर्धांगिनी, पुनित और सुवासित। तो साथियों श्लाघनीय में यहाँ पर देखिए श्लाघनीय होता है, इसमें भी श्यादा आता है, ये गलत। अर्धांगिनी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, अर्धांगिनी इस प्रकार से, यहाँ द दवात वाला भी आता है और द धनुष वाला आधा होता है, तो ये गलत। पुनीत शब्द जब लिखते हैं साथियों तो पुनीत को इस प्रकार से लिखा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा होती है पुनीत में, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये गलत। सुवासित साथियों, वासित और सु, तो बिल्कुल ये शुद्ध शब्द है। चौथा विकल्प आपका 7वें क्वेश्चन में राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन, विनीत शब्द का विलोम होगा विनम्र, आज्ञाकारी, उद्दंड और शिष्ट। तो साथियों विनीत शब्द का कौन सा विलोम शब्द रहेगा? राइट आंसर देना है प्रश्न नंबर 8 में, कौन सा सही रहेगा? तो मित्रों देखिए विनीत और विनम्र तो दोनों एक जैसे शब्द है, शिष्ट भी एक जैसा है, आज्ञाकारी भी इन्हीं का पर्याय में आ जाता है, लेकिन उद्दंड तो बिल्कुल विपरीत हो गया और विपरीत अर्थ देने वाला ही कौन सा शब्द होता है? विलोम शब्द होता है। तो यहाँ पर विनीत का विलोम होगा उद्दंड। थर्ड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, निडर शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व और द्विगु। तो निडर, निडर का मतलब होता है बिना डर के। साथियों यहाँ नी उपसर्ग लगा हुआ है और उपसर्ग युक्त शब्द अव्ययीभाव समास में आते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है आपके 9वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। तो साथियों कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? 10वें क्वेश्चन में सही आंसर देखना है। प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए और फिर आंसर दीजिए साथियों। तो देखिए यहाँ पर उसने कहा कि संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जो लड़का गाता है वह आ रहा है। यहाँ पर भी एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित है, कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। यहाँ पर किंतु एक अव्यय शब्द है, यहाँ ये जो किंतु शब्द जहाँ आता है वहाँ वो वाक्य संयुक्त होता है न कि मिश्र होता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है 10वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तुम झूठ बोलते हो, रमन सत्य बोलता है, साधारण वाक्य का संयुक्त वाक्य बनेगा। एक वाक्य है तुम झूठ बोलते हो और रमन सत्य बोलता है, तो इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। देखिएगा पहले विकल्प को, तुम झूठ बोलते हो और रमन सत्य बोलता है, रमन सत्य बोलता है किंतु तुम झूठ बोलते हो, रमन और तुम दोनों झूठ बोलते हो और रमन और तुम सत्य नहीं बोलते। तो साथियों देखिए एक तो झूठ बोल रहा है और एक सत्य बोल रहा है, तो दोनों झूठ बोलेंगे तो ये तो गलत ही हो गया। रमन और तुम सत्य नहीं बोलते मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों को गलत कह रहा है ये। रमन सत्य बोलता है किंतु तुम झूठ बोलते हो, तो यहाँ रमन क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम झूठ बोलते हो और रमन सत्य बोलता है। तो मित्रों देखिए तुम झूठ बोलते हो, रमन सत्य बोलता है, दो विकल्प हमारे सामने बचे हैं। तो यहाँ पर इसने तो क्या किया, तुम झूठ बोलते हो और रमन सत्य बोलता है, इसका ये संयुक्त वाक्य ये नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा रमन सत्य बोलता है किंतु तुम झूठ बोलते हो। साथियों इसका ये संयुक्त वाक्य
बनेगा। दूसरा विकल्प सही रहेगा क्योंकि प्रथम में तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है और शब्द लगा दिया सिर्फ, और ऊपर भी है ऐसे, तो फिर ये वाक्य, तो इसलिए साथियों 11वें क्वेश्चन में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए 12वें क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। रमन सत्य बोलता है किंतु तुम झूठ बोलते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। 12वां क्वेश्चन, अन्न को कन्न करना, इसका अर्थ होगा मिट्टी में मिला देना, बनी बात को बिगाड़ना, चुगली करना और धोखा देना। तो साथियों अन्न को कन्न करना, अन्न मतलब उपयोगी वस्तु, कन्न मतलब बिना काम की, तो बनी बात को यदि कोई बिगाड़ देता है उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है साथियों, अन्न को कन्न करना। विकल्प नंबर 2 सही है 12वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाई, पत्थर को जोक नहीं लगती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और छचुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो साथियों कौन सा हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको कौन सी लोकोक्ति सही रूप से बता रही है यहाँ पर। मित्रों अधजल गगरी छलकत जाई मतलब जिसमें आधा ज्ञान होता है वो ज़्यादा कूदता है, इसका अर्थ तो ये हुआ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, छचुंदर के सिर में चमेली का तेल, दोनों का अर्थ भी नहीं रहेगा ये, बल्कि पत्थर को जोक नहीं लगती मतलब हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पत्थर को मारोगे तो उसको चोट नहीं लगेगी ना, इसे हठी व्यक्ति को समझाओगे तो वो नहीं मानेगा साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 13वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन, व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष प्रणाली, परोक्ष प्रणाली, आगमन प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली। तो साथियों व्याकरण शिक्षण में देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा सर्वश्रेष्ठ विधि भी आगमन विधि को ही माना जाता है, तो यहाँ पर आपका आगमन विधि बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। देखो क्या है इसका राइट आंसर, व्याकरण की शिक्षा में आगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है साथियों। 15वां क्वेश्चन, उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय और आदर्श वाचन के बाद। तो साथियों देखिए उच्चारण अभ्यास कब करवाया जाएगा, बताइएगा राइट आंसर 15वें क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर है देखो आदर्श वाचन करते समय और आदर्श वाचन के बाद में नहीं कराया जाता है उच्चारण का अभ्यास, बल्कि अनुकरण वाचन भी कर लिया जाता है, उसके बाद में उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां क्वेश्चन साथियों, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, निबंध शिक्षण का। तो मित्रों भाषा तत्वों का ज्ञान कविता या फिर कविता से नहीं होता है बल्कि गद्य से होता है। अब कहानी और निबंध दोनों गद्य में आ जाएंगे, तो इसलिए हम इन दोनों को सही न कर गद्य शिक्षण सही करेंगे, क्योंकि और भी अन्य चीज़ें गद्य में रहती है। इसलिए साथियों भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना गद्य शिक्षण का ही प्रमुख उद्देश्य माना गया है। सेकंड विकल्प 16वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, निम्न में से सही कथन को पहचानिए। मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है। गहन अध्ययन पाठ के 5 सोपान होते हैं। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रयोग विधि है। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि खंडान्वय विधि है। तो मित्रों सही कथन बताना है। देखिएगा साथियों इसका राइट आंसर है 3rd विकल्प, व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रयोग विधि। प्रयोग विधि को उदाहरण विधि भी कहा जाता है, प्रयोग विधि को आगमन विधि भी कहा जाता है साथियों। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, क्योंकि इसका आंसर मैं पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें भी बता चुका हूं। तो 3rd विकल्प आपका 17वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थ द्योतन के लिए उपयुक्त प्रयोग विधि रहेगी। वाक्य प्रयोग, चित्र प्रदर्शन, वस्तु प्रदर्शन, पर्याय कथन। तो साथियों पर्याय कथन तो हम हटा देंगे, वाक्य प्रयोग भी हटा देंगे, चित्र प्रदर्शन या वस्तु प्रदर्शन, क्योंकि इन दोनों से बेटर ये दोनों हैं। अब मित्रों प्राथमिक स्तर पर कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल, ठीक है। तो साथियों फूल शब्द का अर्थ अगर आपको बताना है तो वहां पर आपका राइट आंसर रहेगा चित्र प्रदर्शन विधि।
अब देखिए कई जगह वस्तु प्रदर्शन भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह आप कुसुम शब्द का अर्थ बताने के लिए फूल लेकर आ जाओगे, क्योंकि बच्चों की जो रुचि है वो चित्रों में भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके सामने आप एक फूल रखो और उसके सामने एक चित्रों से संबंधित किताब रखो, तो वो फूल को न देख करके चित्रों की किताब को देखेगा। चित्रों में उसकी रुचि होती है साथियों, इसलिए चित्र प्रदर्शन यहाँ पर आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। बाकी कई जगह वस्तु प्रदर्शन भी मिलता है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करके जा सकते हो, बट मैंने मेरा मत बता दिया है कि रुचि बच्चों की किस में ज़्यादा रहती है, चित्र में, इसलिए चित्र प्रदर्शन राइट आंसर है 18वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है? सुनना, गुनगुनाना, बोलना और पठन करना। तो अभिव्यक्ति की कुशलताएं, अभिव्यक्ति का मतलब अपने अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको व्यक्त करना, दूसरों तक पहुंचाना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है, ऐसा हम करते हैं बोलना कौशल के साथ। किस कौशल के साथ या किस तत्व के साथ? बोलना कौशल के साथ। पढ़ करके तो ग्रहण करते हैं। तो थर्ड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेषकर किस देश में किया गया? रूस, जर्मनी, जापान और अमेरिका। तो साथियों सबसे ज़्यादा मौन वाचन से संबंधित जो प्रयोग है वो अमेरिका में किए गए। कहाँ पर किए गए? अमेरिका में। फोर्थ विकल्प 20वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो साथियों 21वां क्वेश्चन देखेंगे। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, अर्थग्राह्यता में त्वरितता, ज़्यादा समय पढ़ाना और पढ़ने में मन लगाना। तो साथियों ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, बट इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी लगता है अगर आपको याद है तो, बट जिनको याद नहीं है उनके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जिनको याद है वो भी ऐसा नहीं हो कि कोई गलत कर दे। साथियों मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए अर्थग्राह्यता में त्वरितता लानी चाहिए। क्या करना चाहिए? अर्थग्राह्यता। अर्थग्राह्यता मतलब अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता, इसको विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प 21वें क्वेश्चन में सही है। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 22 को। तो साथियों 22वां क्वेश्चन। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की, टीम शिक्षण की, इकाई योजना की, विस्तृत पाठ योजना की। तो साथियों शिक्षण कौशलों के विकास के लिए देखिए, शिक्षण कौशल जैसे प्रस्तावना कौशल हुआ, प्रश्न कौशल हुआ, शामपट्ट कौशल हुआ। तो साथियों इसके लिए माइक्रो टीचिंग की व्यवस्था की जाती है, सूक्ष्म शिक्षण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। 22वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंपर्क संप्रेषण का सबसे पुराना तथा आधार माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उक्त एक व दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जनसंपर्क संप्रेषण का सबसे पुराना और आधार माध्यम प्रिंट मीडिया है, न कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बाद में चला, पहले जैसे अखबार वगैरह है इनके माध्यम से ही जनसंपर्क संप्रेषण होता था। साथियों सेकंड विकल्प सही है, ये इसका आधार माध्यम भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन। भारत सरकार ने दूरदर्शन कार्यक्रम में शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण के लिए प्राथमिकता प्रदान की। वयस्कों हेतु गैर औपचारिक शिक्षा के लिए, दूरदर्शन का अनौपचारिक शिक्षा हेतु प्रयोग, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए और उपयुक्त सभी। तो साथियों भारत सरकार ने जो दूरदर्शन कार्यक्रम में शैक्षिक कार्यक्रमों को जोड़ा है, इनको ज़्यादा प्राथमिकता दी है प्रसारण में। तो इसके लिए क्यों दी है ये ज़्यादा प्राथमिकता? ताकि वयस्कों हेतु गैर औपचारिक शिक्षा मिले, दूरदर्शन का अनौपचारिक शिक्षा हेतु प्रयोग किया जा सके, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके। इसलिए उपयुक्त सभी वाला विकल्प 24वें क्वेश्चन में सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ या वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते हो तो वह किसका प्रयोग करते हैं? रेखाकृति, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल और मानचित्र। जैसे सपोज कीजिए बालक बच्चों को एलिफेंट के बारे में बता रहा है। साथियों एलिफेंट को वो ऐसा तो है नहीं कि उठा करके कक्षा में ले आएगा, बल्कि एक छोटा सा जो मॉडल है एलिफेंट का
उसको बिल्कुल वो कक्षा में ला सकता है साथियों। तो जब वास्तविक पदार्थ या वस्तु उपलब्ध नहीं होती है तो शिक्षक मॉडल का प्रयोग करते हैं। विकल्प नंबर 3 सही है 25 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। निम्न में से किस वाक्य में कर्ता कारक प्रसर्ग युक्त नहीं हुआ है? सचिन से खेला नहीं गया, मैंने पत्र लिखा, कवि कविता लिखता है और उसने सभी बातें प्यार से की। तो साथियों देखिए, कर्ता कारक का प्रयोग प्रथम विकल्प में नहीं हो रहा है। सचिन से खेला नहीं गया, तो साथियों से कर्ता ने आता है, से नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। आपका विकल्प नंबर 1 सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। स्वास्थ्य प्राप्त करके मनुष्य अन्य जीवधारियों से अधिक आयु प्राप्त कर रहा है, यह वाक्य किस काल का है? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, आसन्न भूतकाल। तो साथियों स्वास्थ्य प्राप्त करके मनुष्य अन्य जीवधारियों से अधिक आयु प्राप्त कर रहा है, मतलब क्रिया वर्तमान में जारी है, अभी भी ज्यादा आयु प्राप्त कर रहा है, तो ये फिर अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 सही है 27 में। साथियों कमेंट करके जरूर जाइएगा, नीचे बता के जाइएगा कैसा लगा टेस्ट और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए 28वें क्वेश्चन को देखेंगे। पुकार शब्द को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? हेली, हेलो, हेलमेल और हेलन। तो पुकारने को राजस्थानी भाषा में हेलो कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हेलो। यूं कहा जाता है हेलो। हेलो मतलब वो फोन वाला हेलो की बात नहीं की जा रही है। हेलो मारो सुन लीजिए, तो हेलो मतलब ये वाला हेलो नहीं है साथियों, हेलो मतलब पुकार। विकल्प नंबर 2 सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। साथियों 29वां क्वेश्चन अंचल लिखा था मैंने, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। अंचल शब्द का मानक रूप क्या होगा? अंचल, ये वाला अंचल, अंचल या कौन सा वाला अंचल? अंचल का शुद्ध मानक रूप होगा साथियों। तो अंचल का शुद्ध मानक रूप होता है साथियों इस प्रकार से, चौथा विकल्प, इस प्रकार से अंचल का ये शुद्ध मानक रूप है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 29 में। 30वां और अंतिम क्वेश्चन मित्रों, गुरु शिष्य को पुत्रवत मानते थे और उस पर स्नेह रखते थे, इस वाक्य में रेखांकित पद है, रेखांकित पद कौन सा है? और। तो साथियों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ना ही तो ये और ये इस प्रकार से, तो साथियों ना ही तो ये संज्ञा है, ना ही ये सर्वनाम है, ना ही ये क्रिया है, बल्कि ये एक अव्यय पद है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस वीडियो को देखने के लिए। 2 अन्य और वीडियो आज के ही है तो उनको भी जरूर देखिएगा। एक तो साइकोलॉजी का NCERT की जो पुस्तक है साथियों, कक्षा 11वीं की NCERT की कक्षा 11वीं की मनोविज्ञान की पुस्तक में से विकास का अर्थ, विकास की विशेषताएं, विकास की प्रकृति और विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित छोटा सा वीडियो बनाया है, बिल्कुल जरूर देखिएगा। शब्द वहाँ की जो लैंग्वेज आपको दिखेगी बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।